40 इयर्स बैक कोई दो ऐसे शहर अपने सामने बने थे जो आज हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सिटीज है। एक गुड़गांव है, एक नोएडा है। आप में से कुछ लोग जो एज्ड हैं मे बी वो इन शहरों के इनिशियल फेज का हिस्सा मे बी बन पाए या मे बी नहीं बन पाए, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे जैसे लोग या मेरी उम्र के लोग जो सन 2003 के बाद के आसपास, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं तब से मैं गुड़गांव में आया था, तो हमारे लिए गुड़गांव 20 साल पहले से डेवलप होना शुरू हो गया था। तो जो गुड़गांव का या नोएडा के जो इनिशियल जो कर्व होती है ना, शुरू के 10 साल की, वो जा चुकी थी। तो हम अनफॉर्चुनेटली दूसरे लोगों की सिर्फ स्टोरी सुनते रह गए थे कि मेरे दादा ने 600 रुपए गज पे जमीन ले ली थी गुड़गांव में, मेरे पापा ने 6000 पे ले ली थी, लेकिन हम जब तक आए तो वो रेट जा चुके थे। आज 40 साल के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर गुड़गांव और नोएडा के तरीके से एक और नया शहर बनने जा रहा है आपके पास में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वेल प्लान्ड सिटी है। तो आप ये समझो कि ये कहीं ना कहीं गुड़गांव एंड नोएडा से भी मच बेटर सिटीज बन के आएंगे। इसका कंपैरिजन हम कहीं ना कहीं दुबई के साथ में, शंघाई के साथ में, सिंगापुर के साथ में कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। और इन टर्म्स अगर जॉब की बात करें तो हम बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, नोएडा इस तरीके के शहरों के साथ में इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सेम चीज ही इंग्लिश में। अब इस सिटी में जो खास बात है, एज आई सेड, कि ये एक प्लान्ड सिटी है। एक यूके बेस्ड कंपनी है हेल्क्रो। हेल्क्रो वही कंपनी है जिसने पाम जुमेरा, दुबई, सिंगापुर जैसे 70 प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की है। इस कंपनी ने पूरे 5 साल का टाइम लेके 2012 से 2017 तक का टाइम लेके इस सिटी की डिजाइनिंग एंड प्लानिंग की है। ये एक ग्रीनफील्ड सिटी है। ग्रीनफील्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से इस सिटी को बनाया गया है और यहाँ पे पहले से कोई शहर एग्जिस्ट करता नहीं था। तो ये ग्रीनफील्ड सिटी है जिसमें 33 गांव की जमीन को शामिल करके एक कंप्लीट सिरे से, जीरो से, स्क्रैच से ये शहर बनाया गया है। इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब्स जैसे सेमीकंडक्टर, एविएशन, फार्मा, एयरक्राफ्ट, बायोटेक, आईटी, बीपीओ, केपीओ, इस तरीके की जॉब्स रहेंगी। तो ये इस शहर का इंट्रोडक्शन है। अब 3 ऐसे कारण जिसके चलते हम जैसे, आप जैसे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में। एक कारण मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमारी जैसे जनरेशन के लोगों के लिए मेरे ख्याल से वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हमारे सामने एक नया शहर बन रहा है। हम उसकी इनिशियल ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, वहां पर जहां पर आज गुड़गांव की या नोएडा की बात करें तो कोई भी जमीन 2 लाख रुपए से लेके उससे सस्ती नहीं है और 5-6 लाख रुपए गज तक का रेट है। अगर धोलेरा की बात करें तो वहां पे 5,000 से लेके 10,000 रुपए गज का रेट मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कहीं हल्की लोकेशन की बात करी तो 10 लाख में आपका 200 गज का प्लॉट आ गया, और अच्छी लोकेशन की बात करी तो 200 गज का प्लॉट आपका 20 लाख में आ जाता है। तो 10 से 20 लाख रुपए के बीच में आपका 200 गज का प्लॉट आ जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो प्लॉट आपको एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर मिलता है जिसमें सारी एमिनिटीज, जैसे पूरे उसके 4 दीवारी करना, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गेट, बिजली, पानी, रोड, स्ट्रीट लाइट, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस, क्रिकेट ग्राउंड, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, ये सारी एमिनिटीज के साथ में दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको खेत बेच रहे हैं। कुछ मैं वीडियोस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अच्छी एक कम्युनिटी लिविंग देते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बड़े साइज है, कोई 30 एकड़ का, कोई 35 एकड़ का, कोई 25 एकड़ का। तो ऐसी कम्युनिटी लिविंग आप लोगों को ये देते हैं, और वो भी एक ऐसे शहर में जो कि आने वाले टाइम का दुबई, सिंगापुर एंड शंघाई जैसा शहर बनने वाला है। इस तरह की जगह पे आपको ये हम प्लॉट दे रहे हैं। नेक्स्ट, तीसरी, जैसा मैंने बताया था कि गुड़गांव और नोएडा के जो इनिशियल 10 साल का जो फेज था वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का था। अब क्योंकि गुड़गांव और नोएडा पिछले 40 साल से बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो गुड़गांव और नोएडा एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी ले चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ तो आएगी, लेकिन कैसे आएगी? लीनियर। मतलब गुड़गांव में अगर आज कहीं पैसा लगाते हो या दिल्ली एनसीआर में पैसा लगाते हो तो 5 साल में डबल हो जाएगा या 10 साल में डबल का भी डबल हो जाएगा, विच इज गुड, कोई बुरा नहीं है। लेकिन
क्योंकि धुलेरा अपने इनिशियल फेज में है, तो यहाँ पर आने वाले 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होना तय है। और मैं आपके साथ में एक केस स्टडी भी शेयर करूंगा जहां पर इस तरीके की ग्रोथ हमने विटनेस की है। कहने का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि एक 20 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 2 करोड़ रुपए में होना, ग्रोथ होना तय है, वो भी प्लॉट जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट में, वो चीज आपकी यहाँ पे तय है। अब इस 10 गुना जो आपका रिटर्न हुआ है, आप आपको किसी भी तरीके की चीजों में यूज कर सकते हैं। काफी लोग मतलब जो अभी वर्किंग है वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं उस पैसे को, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों की ब्याह शादी के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पर मैं आपको खुद ही बोलूंगा कि आप कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन तो लेके ही चले, लॉन्गर इज बेटर। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं कि इसमें सरकार का क्या रोल है, किस तरीके की फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो ये इकलौता शहर है पूरे हिंदुस्तान का जिसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इसको ग्रो कर रही हैं। बराबर की हिस्सेदारी भारत सरकार, गुजरात सरकार की है इसमें। उन्होंने एक नई कंपनी को फॉर्म किया है जिसका नाम है धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, जो मेक श्योर करती है कि दोनों गवर्नमेंट्स प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करते हुए इसकी ग्रोथ का हिस्सा बने। और ये शहर 3 फेजेस में ग्रो करेगा। पहला फेज 2030 तक जिसमें 5 लाख जॉब्स रहेंगी, सेकेंड फेज 2035 तक जिसमें 10 लाख जॉब्स रहेंगी, और फाइनल फेज 2040 तक जिसमें 20 लाख जॉब्स रहेंगी। इस शहर में एक बहुत ही स्पेशल एक्ट यानी कानून लगा है जो कि मेक श्योर करता है कि कल को कोई गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है स्टेट की या सेंटर की, तो भी इस सिटी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कोई दिक्कत ना आए। और ये पर्टिकुलरली सबक लिया था जब 2009 का जब टाटा नैनो का इंसिडेंट हुआ था बंगाल सिंगूर में, उस टाइम से ये सबक लिया था और उसी टाइम पे इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था और चालू किया गया था। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो रेस्ट अश्योर्ड हैं कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरवीन या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या पॉलिटिकल चेंजेस से उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा, इंडस्ट्रीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और जल्दी परमिशन एंड अप्रूवल्स मिल जाए, इसके लिए वहां पर एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं ABCD बिल्डिंग, यानी एडमिन बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा, जो 7 दिन में किसी भी तरीके के आपको परमिशंस, अप्रूवल्स वहां पे सारे मिल जाते हैं। इंडस्ट्रीज को केटर करने के लिए ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बनी है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये शहर अहमदाबाद से भावनगर की तरफ जब हम चलते हैं तो लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद में इस शहर को आता है। साइज की मैं बात करूं तो दिल्ली के साइज का हम कह सकते हैं कि ये शहर आपका बन रहा है। और 65 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो भावनगर आ जाता है। एक साइड में 70 किलोमीटर 170 आपका राजकोट है, दूसरी साइड में सूरत 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका बना हुआ है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, 33 गांव की जमीन को मिलाकर धुलेरा स्मार्ट सिटी बना हुआ है। जैसे गुड़गांव आज 40-50 गांव को मिलकर एक शहर बना हुआ है और गुड़गांव में एक गांव का नाम गुड़गांव है भी, उसी तरीके से इन 33 गांव में से एक गांव का नाम धुलेरा है भी, जो ऑलमोस्ट उस शहर के बीचों बीच पड़ता है। नेक्स्ट, आज देखिए ये ग्रीनफील्ड सिटी है। आज यहाँ पर रोजगार की मैं बात करूं तो मुश्किल से यहाँ पे 1500 लोग काम कर रहे हैं। एक कंपनी है रिन्यू पावर जो कि सोलर पैनल बनाती है, वो पार्शियली वहाँ पे ऑपरेशनल है, लेकिन बावजूद इसके इस शहर को हर तरीके की कनेक्टिविटी डे 1 पे दी जा रही है। भले ही वो एयरपोर्ट की हो, सी पोर्ट की हो, एक्सप्रेसवे की हो, रेल हो, मेट्रो हो, ये सारी कनेक्टिविटी शुरू में दी जा रही है। जनरली अगर आप किसी भी शहर को देखेंगे, जैसे मैं गुड़गांव से आता हूं, मैं गुड़गांव की मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या होता है कि पहले भीड़ भाड़ बढ़ती है, उसके बाद में सड़कों का निर्माण या सड़कों का चौड़ीकरण होता है। लेकिन इस शहर में ऐसा नहीं है। इस शहर में सिर्फ 1500 लोग हैं, बावजूद इसके गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बनने लग रहा है, जो दोनों आपको कैटेगरीज को केटर करेगा, आपका कार्गो भी और पैसेंजर भी। और इन टर्म्स ऑफ कार्गो की मैं बात करूं तो ये एशिया का सबसे बड़ा कार्गो कैपेसिटी का ये एयरपोर्ट है।
और अगर वैसे मैं बात करूं तो गुजरात का सबसे बड़ा है और जेवर के बाद के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है। और ये कोई प्रपोज नहीं है, ये अभी बनने लग रहा है, जिसमें बाउंड्री वर्क हो गया है, रनवे बन चुके हैं, टर्मिनल का बिल्डिंग का काम शुरू हो रखा है, एटीसी टिका दिया है, अभी लगभग 80 मतलब पुलिस वाले वहां पे डेप्यूट कर दिए हैं। इस ईयर एंड तक आते आते यहाँ पे फ्लाइट की टेस्टिंग हो जाएगी, अगले साल आते आते कार्गो का ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, 2028 तक आते आते इसके पैसेंजर ऑपरेशंस भी शुरू हो चुके होंगे। अगली बात करें एक्सप्रेसवे, तो भले ही पहले एक कनेक्टिविटी स्टेट हाईवे के थ्रू ऑलरेडी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक नया एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में तैयार कर दिया गया है, जो अभी सिर्फ 40 मिनट पर आपको अहमदाबाद से धुलेरा को जोड़ देता है। और मजेदार बात क्या है कि इसी एक्सप्रेसवे के बीचों बीच एक मेट्रो कॉरिडोर के लिए भी जगह खाली छोड़ी गई है, तो मेट्रो का काम भी किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है, लैंड एलोकेशन ऑलरेडी डन है। तीसरी बात करें रेलवे की, तो रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसपे गुड्स ट्रेन चलती है, मालगाड़ियां चलती है, उसका ट्रैक भी तैयार होने लग रहा है, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। पांचवी बात करें सी पोर्ट की, तो भावनगर जो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, वहां पे ऑलरेडी सी पोर्ट है, तो वो इसको एज ए सी पोर्ट सर्व करेगा। तो पांचों कनेक्टिविटी इस शहर को दी जा रही है। इस शहर के अंदर की मैं बात करूं तो मोनो रेल उसमें चलेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कनेक्टिविटी सारी की सारी शुरू में दी जा रही है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से आएंगे, कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी। तो सबसे बड़ा नाम जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, टाटा सेमीकंडक्टर का नाम आता है। देखिए, टाटा सेमीकंडक्टर वर्ड बोलने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसके पीछे की हम इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेटजी समझते हैं। आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे वो भाई साहब अपने फोन में लगे हैं, सर अपने फोन में लगे हैं, इनमें सब में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है जिसको सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। आप ये सेमीकंडक्टर चिप इस फोन से लेके जो भाई साहब के हाथ में है, यहाँ से लेके और हवाई जहाज तक, मेट्रो तक, हर चीज में यूज होती है। आपने कोविड के टाइम पे सुना भी होगा कि कार्स की सप्लाई कम हो गई थी। वो क्यों कम हो गई थी? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप हम मेनली चाइना और ताइवान से लेते हैं। मेजरली यही दो कंट्री है जो बनाती हैं। ये पहली बार होगा जब भारत में भी इतना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनेगा, और वो भी कहां पे? धुलेरा में। और उसको भी कौन बना रहा है? भारत की जो सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी है, टाटा। और टाटा भी कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके टाटा यहाँ पे अपना प्लांट लगा रही है, जो कि काफी एडवांस स्टेज पे चला हुआ है। L&T को इसका कंस्ट्रक्शन का वो दे रखा है, टेंडर दे रखा है, पूरा का पूरा काम दे रखा है। अब टाटा किस स्केल पे यहाँ पे काम करेगा, किस साइज पे काम करेगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मारुति एक कंपनी है, लेकिन मारुति को सपोर्ट करने के लिए लगभग 450 के आसपास वेंडर कंपनीज यानी एंसिलरी कंपनीज होती हैं, जो अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं, जो कि मारुति को असेंबल करते के टाइम में यूज होती हैं। तो उसी तरीके से लगभग 120 कंपनीज वहां पर टाटा को सपोर्ट करने के लिए एज ए वेंडर कंपनीज, एज ए एंसिलरी कंपनीज काम करेंगी। और ये पूरा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है, ये 2028 तक तैयार हो जाएगा। और तब टाटा की वेंडर कंपनीज के थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब लगभग 1 लाख लोगों की जॉब रहेगी। और बाय द वे ये कैसे लोग होंगे? हाईली स्किल्स इंजीनियर एंड टेक्नीशियन जो सेमीकंडक्टर में काम करते हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी, फ्रेशर की सैलरी है ना, वो 25 से 30 लाख रुपए एनुअल पैकेज के साथ में होते हैं। इस कैलिबर के लोग यहाँ पे काम करेंगे। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट जो 2 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात हुआ था, उसमें हुआ था डिफेंस एयरक्राफ्ट को लेके। एक लड़ाकू विमान है C-295, जो अभी तक हम यूरोप से लेते हैं। 2 साल पहले जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था जनवरी 2024 में, उस टाइम पे अनाउंसमेंट हुई थी टाटा एयरबस के साथ में मिलके डिफेंस एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाएगा, इनिशियली इन वडोदरा, देन इन धुलेरा। वडोदरा में प्रोडक्शन स्टार्ट हो भी चुकी है और धुलेरा में उसके लिए लैंड एलोकेशन कर दी है एयरपोर्ट के साइड में ही। तीसरा, जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो, मेंटेनेंस होता है, वैसे ही हवाई जहाज का भी सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर सारे काम होते हैं। इस पूरे मतलब जो क्रिया है इसको बोलते हैं MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। हवाई जहाज बनाने वाली 2 ही कंपनी है, एक USA की है आपकी बोइंग, एक फ्रांस की है एयरबस।
इन दोनों ने अपने इंजीनियरिंग सेंटर यानी एमआरओ के लिए पूरे इंडिया में एक ही जगह चुनी है, धुलेरा, जिसके लिए जमीन दे दी है एयरपोर्ट के साइड में। नियरेस्ट एमआरओ हब इंडिया के या तो थाईलैंड में है या यूरोप में है। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब आप देखो कि एयरपोर्ट अपने आप में कितना रोजगार क्रिएट करेगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, गुजरात का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट बन रहा है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, एमआरओ है, डिफेंस एयरक्राफ्ट है। मैं बात करूंगा कि ये जो चीजें है ना, ये ही कम से कम ये समझो कि 40 से 50 हजार लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। कहते हैं कि जो दिल्ली का अपना एयरपोर्ट है लगभग 20 लाख लोगों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट कर रखी है। क्योंकि एयरपोर्ट से हमें क्या समझ में आता है कि जो क्रू स्टाफ है, पायलट है, उनकी जॉब है, नहीं, जो इवन महिपालपुर में होटल में जो बंदा चद्दर बदल रहा है ना, उसकी भी जॉब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एयरपोर्ट की वजह से ही है। यस और नो? तो इस तरीके की भी जॉब्स, मतलब गिग जॉब्स, टेक्निकल, सेमी टेक्निकल, हाईली स्किल्स, सिक्योरिटी, सीआईएस है, पुलिस, बाकी तो पायलट्स और क्रू, ग्राउंड स्टाफ, उनकी तो रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब। और ये सारा का सारा, ये तीनों ही चीजों की मैं बात करूंगा तो 2028 तक ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। नेक्स्ट, कुछ जापान की कंपनीज हैं, लाइक फ्यूजी फिल्म है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक जर्मनी की कंपनी है लिंडे जो कि गैस बनाती है, और भी बहुत सारी जापानीज कंपनियां जिन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हो। तो जापान हमारे साथ में शुरू से ही काफी अच्छा पार्टनर रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो ये भी अपने साथ में वहाँ पे धुलेरा में काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। रिसेंटली इनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी विजिट किया था एंड धुलेरा को उन्होंने चूज किया है। नेक्स्ट, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। टाटा सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो मैंने कितना का इन्वेस्टमेंट बताया था आपको, किसी को याद है? 91,000 करोड़ को। टाटा ने जो पूरा खर्चा किया है उस प्लांट को लगाने में वो क्या है, 91,000 करोड़। लेकिन जो टाटा को पहला ही ऑर्डर मिला है ना इंटेल से, इंटेल बाय द वे आप सब लोगों को मालूम भी होगा, हम जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग चिप बनाते हैं, जिसको पहले सेलरॉन, पेंटियम 1, पेंटियम 2, आजकल i3, i5, i7 बनते हैं, वो बनाती है। पहला ही ऑर्डर 1,18,000 करोड़ का है। मतलब टाटा ने जितना लगाया है ना उससे ज्यादा तो उनको पहला ऑर्डर मिला है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की वहां पर एग्रेसिव डिमांड क्रिएट हो रही है और किस तरीके की एग्रेसिव प्रिपरेशन के साथ में वहां पे काम चल रहा होगा। फिर आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट है जो वहां पे काम करेगा। नेक्स्ट, मारुति वहां पे अपना एक्सप्लोर कर रही है। जबील एक और कंपनी है जो काम वहां पे प्लान कर रही है। रिन्यू ऑलरेडी वहां पे पार्शियली ऑपरेशन है। रिन्यू अभी 1500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रखा है। लगभग 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहां पे जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगी तो क्रिएट करेगी। अगर सोशल इंफ्रा की मैं बात करूं तो आज स्कूल का काम शुरू हो गया है, हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया, फायर स्टेशन का काम शुरू हो गया है, होटल्स का काम शुरू हो गया है। नेक्स्ट, ये वो कंपनीज है जो वहां पे इन्वेस्ट कर चुकी है। इसमें सारे बड़े नाम, टाटा, एयरबस, बोइंग, रिलायंस, राफेल, नायरा, एचसीसी, अदानी, मैरियट इलेक्ट्रॉनिक्स, टोरेंट पावर, वीना एनर्जी, ये सारे के सारे, लॉकहीड मार्टिन, ये सारी कंपनीज या तो वहां पे जमीन ले चुकी हैं या अपना काम स्टार्ट कर रही हैं या पार्शियली स्टार्ट कर चुकी है या करने जा रही हैं। तो ये कंपनीज है जो वहां पे आज की तारीख में अपना सेटअप कर रही है। नेक्स्ट, जिसकी वजह से अगले 5 साल में 1.5 लाख जॉब्स रहेंगी। और जैसे मैंने पहले बताया था, ये कौन जॉब होंगे? वो लोग जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, ये वो लोग होंगे जो डिफेंस एयरक्राफ्ट को बना रहे होंगे, ये वो लोग होंगे जो एयरबस एंड बोइंग के लिए काम कर रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक हाईली स्किल्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन की कैटेगरी के लोग वहां पे काम कर रहे होंगे। इस तरीके की वर्कफोर्स अगले 5 साल में लगभग 1.5 लाख लोगों का शिफ्ट यानी माइग्रेट कर चुके होंगे। तो जिस तरीके से मारुति जब 1983 या 84 के आसपास जब गुड़गांव में आई थी, तो उस टाइम पे क्योंकि जब मारुति आ रही थी तो डीएलएफ ने और अंसर्स ने सोचा था कि जब लोग अलग अलग शहरों से आके गुड़गांव में रहेंगे तो क्यों ना हम उनके लिए रहने की व्यवस्था करें, क्यों ना उनके लिए प्लॉटिंग स्कीम करें, जिसको आज डीएलएफ फेज 1, फेज 2 या सुशांत लोग बोलते हैं। सेम थॉट प्रोसेस के साथ में आज डेवलपर्स वहां पर अपनी प्लॉटिंग स्कीम कर रहे हैं, जिन पे ये तो मालूम है कि आज तो वहां पे कोई नहीं रह रहा, लेकिन आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल या उसके बाद में जब वहां पर ये लाखों लोग माइग्रेट होंगे
तो सारे लोग शुरू में क्या करते हैं, शुरू में किराए पर रहते हैं, बाद में अपना खरीदने के प्लान करते हैं, जैसा हमने भी गुड़गांव में किया है उसी तरीके से। तो आज डेवलपर्स वहां पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसमें आप जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स वहां पे पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो गुड़गांव को ग्रो होते हुए देखा है या सुना है, या नोएडा को ग्रो होते या सुना है। अब नोएडा और गुड़गांव की स्टोरी तो आप सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके की डीएलएफ की 600 रुपए गज की जमीन 6 लाख पे जा चुकी है। लेकिन एक केस स्टडी मैं आपके साथ में अहमदाबाद की ही सुनाता हूं, गुजरात की ही सुनाता हूं कि वहां पर कैसी ग्रोथ आती है। तो एक छोटी सी जगह है साणंद। साणंद वही जगह है जहां पर टाटा मोटर्स को टाटा नैनो बनाने के लिए जगह दी थी मोदी जी ने, जब वो बंगाल में प्रॉब्लम हुई थी। 10 साल में वहां पर प्रॉपर्टी की कीमतें 20 गुना बढ़ी थी, सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से, ऑटोमोबाइल। क्योंकि टाटा के साथ में भी बहुत सारी वेंडर कंपनीज गई थी, एंसिलरी कंपनीज गई थी। तो साणंद जैसी जगह में अगर 20 गुना बढ़ सकती है, तो साणंद और धुलेरा को अगर हम कंपेयर करें पंडित जी, तो वो क्या है कि धुलेरा आपका स्मार्ट सिटी भी है, धुलेरा में एयरपोर्ट भी है, एक्सप्रेसवे भी है, सी पोर्ट भी है, मेट्रो भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब्स भी है। तो कायदे से देखा जाए तो धुलेरा कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रो करेगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कहूंगा कि 10 साल में 10 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज की आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए में होना वहां पे तय है, ये पक्का है। और ये तो अभी मैंने बात करी है सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। अभी पीछे जो 20 दिन में जो 2 अपडेट्स आए हैं, मेजरली एक कंफर्म है, दूसरा अभी येट टू कम है, मैं उनकी भी बात करूं। नेक्स्ट करना। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। धुलेरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम टाटा वहां पर लगभग 1300 करोड़ रुपए लगा के बना रहा है। इसमें 14 पैविलियन रहेंगे और सालाना लगभग 1 करोड़ टूरिस्ट रहेंगे। जैसे आज सरदार पटेल जी की मूर्ति पे टूरिस्ट जाते हैं, तो उसी तरीके से ये लोथल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, टाटा ही बना रहा है। ये भी काफी एडवांस स्टेज पे, ये भी 2028 तक आते आते इसके दोनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक टूरिज्म का हब भी धुलेरा बन रहा है बिकॉज ऑफ लोथल मैरीटाइम म्यूजियम। नेक्स्ट। फिर अभी 20 दिन पहले आप लोगों ने सब जगह पूरे सोशल मीडिया पे देखा होगा, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में डिक्लेयर हो गया है। अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स का इम्पैक्ट कितना होता है, ये दिल्ली में हमने सब लोगों ने देखा है, लेकिन मैं एक बार रिकैप करता हूँ। जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो लगभग 90,000 फॉरेन टूरिस्ट आए थे और 3 लाख के आसपास डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे। और सरकार को एक नया टर्मिनल बनाना पड़ा था, जिसको टर्मिनल 3 बोलते हैं। तो उसी तरीके से आज अहमदाबाद का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट काफी छोटा है, इतना छोटा है कि जब वो गुजरात वाइब्रेंट समिट करते हैं ना, तो वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्राइवेट प्लेन से आते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेन उनको खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, तो वो सूरत, जामनगर, बड़ौदा में खड़ी करके बाई रोड आते हैं। अब ये जब धुलेरा का एयरपोर्ट जब बन जाएगा, तो ये प्राइमरी एयरपोर्ट रहेगा अहमदाबाद के लिए भी, गेम्स के लिए भी, बिजनेस समिट्स के लिए भी, वाइब्रेंट गुजरात समिट्स के लिए भी। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा। 2010 में जब 4 लाख टूरिस्ट आए थे, अब ये 2030 में हो रहा है, 20 साल के बाद में। इस 20 साल में लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ी है, लोगों का जिंदगी के प्रति जो एंजॉय करने का नजरिया है वो इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख टूरिस्ट तो उन सिर्फ 14 दिन में आएंगे। और 2036 के ओलंपिक्स की भी अगर हम बात करें, तो आज तक अभी किसी दूसरे कंट्री ने उसका क्लेम नहीं किया है, इंडिया ने ही सिर्फ बिड किया है, और इंडिया ने भी अहमदाबाद को होस्ट सिटी प्रोजेक्ट किया है। तो अगर 2036 के भी गेम होते हैं, तो अगले 10 साल तो मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर ये इंडस्ट्रियल सिटी नहीं भी होती ना, तो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स की वजह से ही बहुत अच्छा ग्रो आता है। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी की वजह से अगर मैं कहता हूं कि X ग्रोथ आती, अब मैं कहता हूं 1.5x ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑफ दीज गेम्स।